Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और आज की जो हमारी हेडिंग स्टार्ट हो रही है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ। सो लेट अस स्टार्ट विद द हेडिंग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, प्रेशर का डेप्थ के साथ में किस प्रकार से हमारे पास में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, ये हम लोगों को यहां पर देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक कंटेनर को बना लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास में मैंने एक कंटेनर का बना लिया है। ठीक है, और इसके अंदर में कोई तो भी फ्लूइड है। ठीक है, इसके अंदर में कोई तो भी क्या है, एक फ्लूइड है। अब यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस के बारे में सोच रहा हूं और ये मैंने यहां पर इसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर में लिक्विड भरना था मुझे, तो इस लिक्विड को मैं यहां पे भर देता हूं। फटाफट फटाफट आप लोग भी साथ साथ में कंप्लीट करते चलिए बेटा। ओके, सो अब यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोगों ने, यहां पर मान लिया देखो कि ये जो भी मैंने सरफेस कंसीडर करी है वो आइडेंटिकल सरफेस कंसीडर करी है। लेट्स से भैया यहां का जो एरिया है वो ए है और यहां का जो एरिया है वो भी क्या है, ए है। साथ में मैं अब यहां पर प्रेशर्स को कंसीडर करने वाला हूं। तो मैंने मान लिया भैया लेट्स से इस सरफेस का नाम मैं दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं मैं 2। ठीक है, इस ये जो मैंने सिलेंडर माना है इसकी हाइट मैं मान लेता हूं h है। ठीक है, कितनी है, h है। यदि ये 0.1 है तो यहां पर एसोसिएटेड प्रेशर P1 और यहां से एसोसिएटेड प्रेशर को मैं मान लेता हूं P2 है। कितना है बेटा, P2 है। ओके, मैं बोला ठीक है सर जी मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो क्या होता है, जो प्रेशर लगता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये प्रेशर क्या करता है, इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। और जब ऐसा होगा हमारे पास में, जब भी हमारे पास में क्या होगा, ऐसा होगा, तो हम कह रहे हैं कि भैया यहां पर एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसे लगेगा, तो भैया इस प्रेशर के कारण मैंने बोला कि भैया यहां पर फोर्स लगेगा F1 और यहां पर फोर्स लगेगा F2। ठीक है, तो एरिया मैंने A मान लिया है, तो P1 कितना आएगा बेटा, F1 इंटू ए आएगा। सॉरी, जो F1 आएगा वो आएगा आपका P1 इंटू ए, F2 जो आएगा वो आएगा आपके पास में P2 इंटू ए। ठीक है, मैंने मान लिया इसका जो मास है वो m है, इसका मास क्या है, m है। तो आपके पास में एक सिचुएशन और आएगी और वो आएगी क्या, कि भैया यहां पर आपका mg फोर्स भी लग रहा होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। तो मैं बोला सही बात है। सो यदि इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, इक्विलिब्रियम की यदि मैं बात करता हूं, एट इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि F1 प्लस का mg बराबर F2, यस और नो। देखो F1 नीचे, mg नीचे और F2 ऊपर, तो F1 प्लस का mg बराबर F2। सो इट इंप्लाइज F1 क्या है आपके पास में, ये है P1A प्लस का ये है बेटा आपके पास में P2A, सॉरी ये है आपके पास में mg बराबर और ये आ जाएगा P2 इंटू ए। बोलो क्लियर है। ओके, अब मैं इनको थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, एडजस्टमेंट कर लेता हूं। और एडजस्टमेंट करके क्या करता हूं कि P2 वाली प्रेशर वाली टर्मिनोलॉजीज को एक साइड में और इनको एक साइड में रख लेता हूं। तो मुझे मिलेगा P2A माइनस का P1A बराबर mg। ओके, सो यहां से A यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा P2 माइनस का P1 बराबर mg। सो इट इंप्लाइज
P2 माइनस P1 बराबर मुझे मिल रहा है mg डिवाइडेड बाई ए। अब यहां पर एक बात को समझिए, मैंने क्या किया है, ये एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल है। हाइपोथेटिकल सिलेंड्रल है मतलब क्या है, ये इसी लिक्विड का बना हुआ है। बस मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस को कंसीडर किया है। मैंने पहले भी बोला था ये हाइपोथेटिकल है, बाहर का रियल है। ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये रियल है, इसके अंदर में मैंने उस लिक्विड का एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंसीडर किया है। तो मैंने माना यदि इसकी डेंसिटी, यदि मैं रो मान लेता हूं, इसकी डेंसिटी क्या मान लेता हूं, रो, तो बताओ इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस और नो, मैं बोला सही बात है। सो एम विल बी इक्वल्स टू, डेंसिटी तो रो होने दो, वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम लिखा जा सकता है ए इंटू एच। वॉल्यूम क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू एच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो ये मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया। क्या मैं इस m की वैल्यू उठा के यहां पर डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। और यदि ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिल रहा है देयरफॉर P2 माइनस P1 बराबर m की जगह क्या मिला था, रो ए एच। तो आपने लिख दिया बेटा रो ए एच जी डिवाइडेड बाई ए। बोलो यस और नो। आपने बोला ठीक है, ए से ए कैंसल। सो इट इंप्लाइज यू कैन से दैट P2 बराबर आ रहा है P1 प्लस का रो जी एच। यस और नो। क्या ये वाला पॉइंट समझ में, P2 बराबर कितना आ रहा है, P1 प्लस का रो जी एच आ रहा है। और यदि यहां पर देखो तो ये P2 जो है मतलब ये यहां का प्रेशर है। भाई P2 की यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये यहां का प्रेशर, और P1 की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो इस पॉइंट का प्रेशर है। क्या ये बात सही है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। लेट्स से सपोज मैं इस पॉइंट 1 को शिफ्ट कर देता हूं यहां पर, कहां पर, ऊपर। पॉइंट 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर, मतलब मैंने क्या बोला यहां पे कि इफ पॉइंट 1 इज शिफ्टेड अपवर्ड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया जो 1 पॉइंट है इज इन एटमॉस्फेरिक सिचुएशन, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तो P1 विल बी इक्वल्स टू PA। P1 जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, PA के बराबर आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो मैं जो P2 है उसे लिख सकता हूं प्रेशर एट डेप्थ H, प्रेशर एट डेप्थ H लिख सकता हूं। उसको P2 को क्या बोल दूंगा, प्रेशर एट डेप्थ बोल दूंगा, जिसे मैं चाहे तो P2 बराबर P लिख लेता हूं। सो ये यहां पर सिचुएशन निकल के आएगी कि भैया देयरफॉर योर P विल बी इक्वल्स टू PA प्लस का रो जी एच। यस और नो, क्लियर। ये यहां पर आपके पास में प्रेशर की क्या आ रही है, इक्वेशन आ रही है, प्रेशर एट डेप्थ H इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। रो डेंसिटी वाले लिक्विड में H गहराई पर जो प्रेशर होता है वो PA प्लस का रो जी एच होता है। इसको समझिए। अब इसको यदि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं तो आपके पास में जो इक्वेशन है वो है बेटा PA प्लस का रो जी एच। ठीक है, अब इसका एक मीनिंग समझिए, वो क्या है भैया, ये आप क्या मेजर कर रहे हो, ये प्रेशर है सर। ये क्या मेजर कर रहे हो सर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर जी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, और ये क्या है सर जी, होना तो ये भी प्रेशर ही चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नियम क्या कहता है कि आप सेम क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन यदि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका डेफिनेट मतलब है कि ये रो जी एच जो है वो भी प्रेशर ही है। अब कौन सा प्रेशर है, क्या है, तो इसको समझिए। क्या होता है हमारे पास में ये जो प्रेशर आ रहा है, ये रो जी एच जो है इसे कहा जाता है गेज प्रेशर, और ये जो P निकल के आ रहा है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर। बात समझ में आ गई। सो जो टोटल प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गेज प्रेशर का क्या होता है, समेशन होता है। ये आपको अब यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। तो सवाल में क्या पूछा है उस पर ध्यान दीजिए। प्रेशर
जब बोल रहा है गहराई h पर, ध्यान सुनना, इफ ओनली प्रेशर की बात चल रही है, ओनली प्रेशर लिखा है या एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा है, तो दोनों का मतलब एक ही है, और वो ये है कि भैया P बराबर PA प्लस का रो जी एच, P बराबर PA प्लस का रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का समेशन आपको एब्सोल्यूट प्रेशर देगा, या फिर कई बार इसे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वर्ड करके छोड़ दिया जाता है। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। अब ये जो प्रेशर मेजर किया जाता है, इसके लिए हमारे पास में दो डिवाइसेस आपके पास में एनसीईआरटी में मेंशन है। भाई प्रेशर मेजर करने के लिए आपके पास में एनसीईआरटी में दो डिवाइसेस का नाम दिया गया है। एक का नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर। यस और नो, दो चीजें दी गई हैं, मैनोमीटर दिया गया है, बैरोमीटर दिया गया है। दोनों डिवाइस किसको मेजर करने के काम में आ रहे हैं? प्रेशर मेजरमेंट करने के काम में आ रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखो, यहां पर कोई ज्यादा हमें डिटेल में डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि बस ये नाम पता होना चाहिए। प्रेशर का इक्वेशन जिस बेसिस पे आया है वही सारी चीजें होने वाली हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर देखो यहां पर ध्यान से देखिए, बार आ रहा है आगे, BAR, बार इज द यूनिट फॉर प्रेशर। मैंने प्रेशर की सारी यूनिट्स लिखवा दी है बेटा, वो आपको याद होनी चाहिए। उसमें आप नो इफ नो बट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सारी चीजों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ये जो बैरोमीटर होता है, बेसिकली इसे मर्क्यूरी बैरोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मर्क्यूरी भरी होती है। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन है कि मान लो कि ये ऐसा एक मर्क्यूरी की प्लेट है जिसके अंदर में मर्क्यूरी भरी हुई है, ठीक है, इसके अंदर में ये मर्क्यूरी भरी हुई है Hg। ओके, अब मैंने क्या किया, एक हमारे पास में ऐसे एक यूट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था, यूट्यूब थी हमारे पास में जो खाली थी, या वैक्यूम मान लो, ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसे धीरे से इसके अंदर में डिप किया और इसके अंदर में रख दिया। तो जब मैंने इसे रखा होगा ऐसे, तो इसके अंदर में क्या होता है कि मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चढ़ने लगता है, और जब मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चढ़ने लगेगा तो भैया इसमें कहीं ना कहीं मान लो यहां पर ऐसे 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 मर्क्यूरी चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, मान लो यहां तक मर्क्यूरी आपकी चढ़ गई है। सो ओवरऑल यदि देखते हो तो यहां पर आपके पास में फिर से वैक्यूम जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उसके ऊपर जो है वो वैक्यूम है, हालांकि हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि एयर है, लेकिन वैक्यूम जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैं कुछ डिटेल में बनाऊं इस डायग्राम को तो, और रियल डायग्राम तो इसका ऐसा आएगा, मतलब वो मेनिस्कस की यदि मैं बात करूं, लेकिन मैं अभी मेनिस्कस को अवॉइड कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम कंसीडर कर रहा हूं। अब देखो कुछ देर के पश्चात क्या होगा, क्या ये मरकरी इसके अंदर में जिंदगी भर चढ़ती रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। कुछ देर चढ़ेगी, चढ़ के एक हाइट को गेन कर लेगी और उसके बाद में रुक जाएगी। रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एकदम पास में एक पॉइंट कंसीडर करता हूं C, एक यहां पर पॉइंट कंसीडर करता हूं B, और एक पॉइंट यहां पर देखो थोड़ा सा यहां पर कंसीडर करता हूं A। क्या ये पॉइंट्स आपको दिखाई दिए? क्या ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं वो आपको दिखाई दिए? बिल्कुल। ओके, अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी और पॉइंट बी, बोथ आर एट सेम लेवल। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर एट सेम लेवल। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में का जो प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, बिकॉज दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर इन द लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। यदि प्रेशर डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग। भाई प्रेशर डिफरेंस आएगा मतलब फ्लो, देयर विल बी फोर्स एक्सर्टिंग, और फोर्स आ गया मतलब यहां लिक्विड फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन इस प्लेट के अंदर में तो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। यस और नो? अच्छा, यदि मैं प्रेशर एट पॉइंट बी की बात करता हूं, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट बी की बात करता हूं, तो ये जो पॉइंट ए है ना, बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे, एकदम टच टू टच है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच। बोलो यस और नो? ये एच क्या है? तो मैंने बोला भैया ये एच यहां पर निकल के आ रहा है। क्लियर है? अब यदि मैं ये मान लूं कि भैया प्रेशर जो ए पॉइंट है इज इन वैक्यूम,
कहां पर मैं मान लेता हूं, यदि मैं वैक्यूम में मान लूंगा तो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बिकम जीरो, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बिकम जीरो। और ऐसा होते ही मेरे पास में सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपके पास में जो प्रेशर एट पॉइंट सी है, जो प्रेशर एट पॉइंट बी के बराबर होगा, और ये आपका रो जी एच के बराबर हो जाएगा, और ये आपका कहलाएगा गेज प्रेशर, ये आपका कहलाएगा गेज प्रेशर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? श्योर है? अब यहां पर इसका प्रयोग किया गया है, तो अब यहां पर आप डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहां पर मर्क्यूरी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डालिए, जी की वैल्यू 10 डालिए, और अब यहां पर एच को कैलकुलेट करना है या प्रेशर को कैलकुलेट करना है। मान के चलो, हम लोग मान के चलते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हैं, मतलब सी पॉइंट जो है वो यहीं पर एकदम पास में है, तो भैया सी का प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर। ध्यान सुनना, पहले सी हमारा नीचे है, तो वो जो सी का लेवल है, बी का लेवल है, बिल्कुल सही है। ए पॉइंट जो है वो मैंने सबसे ऊपर माना हुआ है, जो वैक्यूम के कांटेक्ट में है, तो वैक्यूम में होने के कारण प्रेशर जीरो, वैक्यूम में प्रेशर जीरो। सो सिचुएशन ऐसी निकल के आई। यदि मैंने बोला कि मान के चलो आपको ये एच हाइट कैलकुलेट करनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, आपको वैल्यू पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो आप वहां से एच कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूं कि इस एच की वैल्यू मैं आपको बता दूं, तो आप सीधा सीधा गेज प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? दोनों ही सिचुएशन में आपके पास में सवाल बन सकता है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को पुट करो या कैलकुलेट करो, मान के चलो, तो एच की वैल्यू आपको 76 सेंटीमीटर लिखनी है। ये एच जो है वो 76 सेंटीमीटर आएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, जी की वैल्यू 10 रखो, रो की वैल्यू 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना ध्यान रखना। ये 76 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन सबको पुट करके आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, और वो वैल्यू जो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है 1.01 × 10⁵ वो निकल के आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? श्योर? ये है कॉन्सेप्ट आपका बैरोमीटर का। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास में होता है मैनोमीटर। क्या होता है? एक मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर में भी ऐसा ही होता है कुछ तो भी लगभग। हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो कोई गैस है जो किसी सिलेंडर में भरी हुई है, गैस है जो किसी सिलेंडर में यहां पर भरी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान चलो ये एक ऐसा, यहां से इसको ऐसे मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, और ये यहां पर ओपन होता है, ये यहां पर क्या होता है, खुला हुआ होता है। इसके अंदर में कोई तो भी आपने गैस भर दी, कोई तो भी गैस भरी हुई है, और ये गैस यहां से ऐसे जा रही है, और इसने क्या किया, इस लिक्विड को, कहीं यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, और इसको यहां पे उसने क्या किया, देखो ऐसे ऐसे लिक्विड को इसने एच ऊंचाई तक, यहां से एच ऊंचाई तक इसने इसको उठा दिया। एच ऊंचाई तक क्या किया इसने, इस लिक्विड को अप साइड में इसको पुश करके उठा दिया। क्यों? देखो इसमें यदि गैस भरी पड़ी है और इसके अंदर में ये लिक्विड था, पहले कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब जैसे आप यहां पर कनेक्शन दोगे तो ये क्या होगा, लिक्विड नीचे सरकेगा और ये ऊपर जाएगा, तभी हमें पता लगेगा भैया प्रेशर डिफरेंस है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो ये जो पॉइंट है ना और ये जो पॉइंट है, इन दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भैया यहां जो प्रेशर है दिस इज एसोसिएटेड विद द गैस, और यहां का जो प्रेशर है दिस इज एसोसिएटेड विद द लिक्विड। यस और नो? अब यहां पर आपके पास में क्या है, एयर है, क्योंकि ये खुला हुआ है। तो यदि मैं इस पॉइंट को सी मानूं, इस पॉइंट को बी मानूं, तो मैं कह सकता हूं भैया प्रेशर एट सी बराबर प्रेशर एट बी। इस पॉइंट को यदि मैं यहां पर ए मान लेता हूं, तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर एट ए प्लस का रो जी एच, और प्रेशर एट ए किसके बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। तो इन सबको यदि मैं इक्वेट कर देता हूं, तो भैया प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का रो जी एच। सो यहां से हमें आपको प्रेशर के बारे में आइडिया मिल जाता है। क्लियर? श्योर? ये इतने से कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ अलग फंडा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भैया जो आपको कुछ डिफिकल्ट लगे। एक अगला सवाल मैं यहां पे आपसे बोलता हूं, मान के चलो हमारा जो एटमॉस्फियर है
व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस इट्स एटमॉस्फेयर, यदि हम लोग ग्रेविटी को बोले कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है, ये जो हमारी एयर है उसकी जो डेंसिटी है लेट्स से 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी हाइट, व्हाट विल बी हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सवाल है। बेसिकली हेडिंग डालनी चाहते हो तो आप डाल सकते हो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो और बताओ। तो ये देखो, यदि एटमॉस्फेयर की यदि आप बात करते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1.01 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मैं बार बार 5 बोल जा रहा हूं, ओके ठीक है, 3 बोलना चाहिए था, 5 ओके। और डेंसिटी आपके पास में दे रखी, तो हाइट जो है वो आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भैया देखो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर रो जी एच होना चाहिए। सो यहां पर 1.01 इंटू 10⁵ बराबर रो कितना है 1.3 इंटू जी कितना है 10 और हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। बोलो यस और नो। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा h बराबर 1 के पीछे 1 2 3 4 5 0 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10, यस और नो। तो आपने बोला सही है, एक जीरो से एक जीरो वैसी कट गई, पॉइंट हटाओगे फिर से एक जीरो बढ़ जाएगी। तो h बराबर जो आ रहा है 1 2 3 4 5 0 डिवाइडेड बाई 13 का टेबल ले लो बेटा, कितना आ रहा है देख लो, 13 26 39 53 52 13 7 91 9 0 सो 6 बराबर है ना। दो जीरो यहां पे गई, ये जीरो गई, 2 जीरो बची हैं, कितना आएगा 7691 मीटर, 7691 मीटर आई एम गेटिंग। ये मेरा आंसर कब लिया है, जब मैंने इसको 1.01 को 1 कंसीडर कर लिया है। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा। तो 7691 मीटर जो आ रहा है उसे आप एक बार फिर से चेक करना कहां पे क्या है, किस प्रकार से एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ ठीक है, और इसे लगभग हम लोग 8 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। सो जो अपने एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो हाइट होती है वो लगभग आपके पास में 8 किलोमीटर की रेंज तक होती है, ऐसा आपको याद भी रखना है। क्लियर, श्योर, कोई दिक्कत है या नहीं है, कर सकते थे। चलो एक सवाल और करवा देता हूं। एक काम करूंगे, सवालों को बाद में ले लूं क्या, पूरे सवालों को एक साथ में ही, कि साथ साथ में चलते रहूं कैसे। एक काम कर लेते, प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक एक सवाल एटलीस्ट करते हुए चलते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है अ स्विमर, एक हमारे पास में तैराक है, डायग्राम बना लो सिंपल रहेगा। ये डायग्राम बना दिया, यहां से 10 मीटर की गहराई पर एक आपका जो स्विमर है वो आपका तैर रहा है, ठीक है। तो भैया यहां पर बताओ इस पर कितना प्रेशर लग रहा है, बताओ कैसे करोगे सवाल। प्रेशर ऑन दिस मैन, तो क्या करना है भैया, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का रो जी एच। तो मैं इसे मान लेता हूं कितना आएगा 1.01 इंटू 10⁵ बराबर वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G10 और HB कितना है 10 है। यस और नो, बोलो यस और नो। हालांकि ये 9.8 होता है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस आना चाहिए था बीच में, 1.01 इंटू 10⁵ प्लस का 10⁵। सो जो प्रेशर आ रहा है वो आएगा 2.01 इंटू 10⁵। तो मैं कह सकता हूं लगभग 2 ATM प्रेशर यहां पर लग रहा होगा। सवाल सिंपल था।
अराउंड अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने, क्लियर अप्रोक्सीमेशन है, जी की वैल्यू 9.8 ना लेते हुए मैंने 10 रखी है, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 ATM के आसपास का प्रेशर रहेगा कब, जब आप 10 मीटर की गहराई पर रहोगे। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। देखो क्या होता है ना, जैसे छोटी छोटी सी चीजें यहां पर आपको आने वाली हैं और उन छोटी छोटी सी चीजों के बेसिस पर ही सारा है। यदि मैं आप एनसीईआरटी को यदि आप उठा के देखो तो एनसीईआरटी में भी सिंपल सिंपल सी चीजें दे रखी हैं। आप देखो इस वाले चैप्टर को यदि मैं पर्टिकुलर में पहले से बताते आ रहा हूं, इस वाले चैप्टर को यदि आप कंसीडर करो तो इसमें कोई ज्यादा हाई फंडू वाली चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ही सिंपल सिंपल सी यहां पर चीजें होती हैं। ठीक है, यस और नो। अब हम लोग आगे जब बात करते हैं तो देखो क्या होता है ना कि हमें कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सिचुएशंस को भी यहां पर टैकल करना है, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब क्या है कि हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास में जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, उसके बाद में जो लिक्विड है वो फ्लो भी करेगा, तो उस बेसिस पर भी कुछ चीजें हमारे पास में निकल के आती हैं, उनको भी हम लोगों को यहां पर टैकल करते हुए चलना है। मतलब जैसे इतनी देर से हम लोगों ने बोला कि यदि कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे, वो कहां पर है बेटा, इट इज एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और यदि फ्लो करेगा तो फिर हम लोग कैसे कहेंगे कि क्या है, सो दैट विल बी योर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ठीक है, लेकिन इसको यदि समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। और सेंटर ऑफ बॉयंसी समझनी है तो सबसे पहले हम लोगों को समझनी पड़ेगी बॉयंसी। और बॉयंसी यदि समझनी है तो हमारे पास में ये आती है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां पर बॉयंसी के बारे में। हिंदी मीडियम उत्प्लावनता, उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड यदि रेस्ट पर है, whenever there is a fluid which is at rest, then if a body is submerged into it, then it experiences a force। ये क्या एक्सपीरियंस करती है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और क्यों एक्सपीरियंस करती है, बिकॉज द लिक्विड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट। बराबर है, ये इस लिक्विड जो है वो इस पर फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स होता है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब वो नहीं चाहता कि वो नीचे आए, लिक्विड नहीं चाहता है कि वो नीचे आए। और इसका कारण आगे चल के हम लोग कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको और चीजें भी समझ में आएंगी, क्लियर होंगे। कि अभी एक देखिए अभी क्या हो रहा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जब कभी भी किसी बॉडी को पूरी तरह से या पार्शली, आइदर पार्शली और फुली, किसी भी लिक्विड में यदि सबमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, जो कि एक रेस्ट पर फ्लूइड है, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, तो देन दिस फ्लूइड exerts a force on the body, this fluid exerts a force on the body which is in upward direction। ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसके कारण इस फोर्स को अपवर्ड फोर्स या अप थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अप थ्रस्ट भी कहते हैं या बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। ये इसके तमाम छोटे छोटे से नाम हैं। हालांकि मैं जानता हूं कई लोग सोच रहे होंगे ये वाला पॉइंट कहां से आ गया बीच में अचानक से, क्योंकि एनसीईआरटी जो खोल के बैठे होंगे उनको लग रहा होगा यहां से तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और ये सब चीजें आनी चाहिए, लेकिन सिंस मेरे मुंह से निकल गया इक्विलिब्रियम, तो हम लोग पहले इक्विलिब्रियम को खत्म करेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम तब समझ में आएगा जब आपको ये बॉयंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है, ये जो लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है, और ये अपवर्ड फोर्स जो पास होता है ना, वो कहां से पास होता है, तो बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना जो क्या बोलते हैं लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, वहां से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब ये जो बॉयंट फोर्स लगता है वो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये जो बॉयंट फोर्स होता है वो इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। मतलब यदि कोई बॉडी नॉर्मल खड़ी है ना, सीधी सीधी,
तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो एक वर्टिकल लाइन के अलोंग होते हैं। ये क्लियर पॉइंट है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने अभी आ चुके हैं। तो हम लोग अभी पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल को खत्म कर लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ अ बॉडी is partially or fully submerged into a fluid at rest, then fluid exerts a force on body in upward direction and it is equal to weight of displaced liquid। इसको समझना है तो देखो एकदम सिंपल सा काम करते हैं हम लोग। लेट्स से हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास में एक कंटेनर है और मैंने इसमें कुछ तो भी लिक्विड यहां पर क्या कर दिया, भर दिया। ये जो लिक्विड मैंने भरा हुआ है, लेट्स से इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। अब मान के चलो आपने एक एम मास का गोला जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, एम मास का गोला जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसको इसमें डाल दिया होता तो मान के चलो ये वो गोला है जो यहां पर सेट हो गया, ठीक है। तो इसने इतना लिक्विड क्या किया होता, डिस्प्लेस किया होता। तो अब इस सिचुएशन को हाइपोथेटिकली कंसीडर करने की कोशिश करो कि भैया ये गोला जो है, इस गोले का जो वॉल्यूम है बेसिकली उतना ही तो वॉल्यूम यहां से साइड में जाएगा या नहीं जाएगा। ध्यान समझिए, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो अब मैंने क्या किया, इस गोले को यदि इसके अंदर डाला होता तो जितना गोले का स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड यहां से डिस्प्लेस होता। तो मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। किसको बाहर निकाल लिया, उतने लिक्विड को जितना लिक्विड इसमें भरा हुआ है। तो भैया ये वाला पोर्शन यहां से खाली हो गया। तो इसका जो अब वेट निकल के आएगा, ये वेट जो निकल के आएगा, इसको मास हम लोग स्मॉल एम ले रहे हैं और जी आ जाएगा, लेकिन जो स्मॉल एम आएगा वो कितना आएगा, रो वी जी। अब ये जो वी है ना वो इसी के वी के बराबर है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। ध्यान से सुनो, पॉइंट को ध्यान से सुनो। जो बॉइंट फोर्स है वो कहा जा रहा है, बॉइंट फोर्स का मतलब क्या है, बॉइंट फोर्स का मतलब है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा, इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। बॉइंट फोर्स में क्या बोला जा रहा है, उस लिक्विड का वेट जो उस बॉडी ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। उस लिक्विड का वेट जो बॉडी ने डिस्प्लेस करा है, मतलब वो जो वेट था उस लिक्विड को मैंने बाहर निकाल लिया और अब मैं वेट करने की कोशिश कर रहा हूं। वेट कर रहा हूं मतलब इंतजार नहीं कर रहा, मैं उसका WEIGHT वेट, ठीक है, ओके। तो ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस बॉडी आएगी वो कितना आएगा भैया, डिस्प्लेस लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बोलो यस और नो, इनटू जी आएगा। बोलो यस और नो। अच्छा, मास क्या लिखा जाता है, मास क्या लिखा जाएगा, तो मास लिखा जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। बोलो यस और नो। अब यहां पर एक काम की चीज है, वो क्या है, सुनो। ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होता है वो बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉडी ही होता है। और ये कौन सी बॉडी,
सबमर्ज्ड बॉडी के बराबर ही होता है, दोनों का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि भैया जितना गोले का वॉल्यूम है उतनी तो जगह उस लिक्विड के अंदर में खाएगा, कि उससे ज्यादा खा लेगा? नहीं, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। तो इसके कारण मैं यहां पर कह सकता हूं कि भैया जो बॉयंट फोर्स आ रहा है, इसे मैं एफ बी से यदि रिप्रेजेंट कर दूं तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो भैया रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। सब लोगों को रो वी जी तो याद रहता है, लेकिन रो में रो क्या है, वी क्या है और जी क्या है, वो कई बार याद नहीं रहता है। तो अब देखो आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको रो से ले रहे हैं, और जो सिग्मा है वो आपका अलग चीज है। ठीक है, तो ये बॉइंट फोर्स हो गया। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ध्यान से देखो, वापस से मैं बना रहा हूं थोड़ा सा देर के लिए, क्यों बना रहा हूं उसका रीजन समझा देता हूं। ये दो चीजें हैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। इसकी रेडियस यदि आर है, और इसको यदि मैं यहां पर ऐसे भर देता था एक लिक्विड से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, ये ऐसे जगह खाली है इसने, ठीक है, इतने पानी को मैंने बाहर निकाला। तो यदि इसका मास यदि मैं देखता हूं एम एम मान लीजिए, तो ये कितना आएगा, सिग्मा वीजी, और सिग्मा वीजी, सॉरी मास नहीं, इसका यदि मैं वेट देखता हूं तो वेट बराबर आ जाएगा एम जी बराबर सिग्मा वी जी, और सिग्मा और वी कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी, बराबर है। और यहां पर इतना पोर्शन का जो लिक्विड है, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बताओ ये कितना आएगा। तो इसका मास मान लीजिए स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम जी, स्मॉल एम कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा रो वी जी, और रो वी कितना रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो देखो किसका फर्क आ रहा है, बस ये डेंसिटी का ही फर्क पड़ रहा है, बाकी दोनों चीजें ऑलमोस्ट क्या हो रही हैं, सेम चल रही हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मैंने बोला ठीक है सर जी, इसको जरा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जैक्टली चीजें यहां पर जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, उसको समझते हैं। कंडीशंस, मान के चलो आपकी बॉडी कोई जो है वो फ्लोट कर रही है, फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट है, फ्लोटेशन। तो कितना फ्लोटेशन पॉसिबल है, कितना फ्लोटेशन हो रहा है उसको समझना है। तो भैया मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर में बेटा इस लेवल तक आपने एक लिक्विड को भर दिया, ठीक है, ओके, इसकी डेंसिटी रो है। यदि हमारे पास में कोई बॉडी यहां तक ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, इतनी सबमर्ज हो रही है, सॉरी डिस्प्लेस हो रही है, क्या सबमर्ज हो रही है, तो इस केस में जो बॉयंट फोर्स है वो तो एफ बी ऐसे ही लगेगा, और ये जो एफ बी आएगा वो बेटा रो वी जी के बराबर आने वाला है। मैंने यहां पर मान लिया v जो है वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और सिग्मा इसकी डेंसिटी है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। v क्या है, इसका वॉल्यूम, सिग्मा इसकी डेंसिटी। लेकिन सोचिए यदि ऐसा ना हो और हमारे पास में देखो इसी लेवल तक मैंने लिक्विड को भर दिया, यहां पर चीजों को मैं मेंशन कर देता हूं। देखो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और सिग्मा में मान लेता हूं डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि मान के चलो ऐसा नहीं हुआ और यहां पर बॉडी जो है वो आपकी कुछ ऐसे भी तो सबमर्ज हो सकती है, ऐसे हो सकते नहीं हो सकते, यहां पर एयर मान रहा हूं मैं अभी, तो अब इस केस में जो बॉयंट फोर्स लिखा जाएगा वो एफ बी जो आएगा बेटा वो आएगा रो वी डैश जी, क्या आएगा, रो वी डैश जी आएगा। और यहां पर ध्यान क्या देना है, जो वी डैश है वो लेस देन वी है, वी डैश जो है वो आपका वी से छोटा है। अब सवाल ये उठ रहा है सर जी यहां पर ये जो वी डैश लिखा है वो कौन सा वॉल्यूम है, ये वी रो वी जी ही एज इट इज क्यों नहीं लिखा गया है, तो उसका रीजन है ये जो वी डैश है वो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला
देखो ये वाला जो पोर्शन है तो हम लोग लिख सकते हैं वी डैश बराबर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड। किसका है? इनसाइड लिक्विड। लिक्विड के अंदर कितनी बॉडी है उसका ये क्या है बेटा? वॉल्यूम है। क्या ये पॉइंट समझ में आई? अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि हमारे पास में ये कंटेनर है और बेटा मान लीजिए यहां एक ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी रो थी है ना, मैंने मान लिया इसकी डेंसिटी है रो 1 और इसके ऊपर एक और लिक्विड भर सकते हैं हम लोग, तो भर सकते हैं या नहीं भर सकते? क्या ये आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दो इनको लिक्विड्स को? इसकी डेंसिटी मैंने मान ली है रो 2। अब यहां पर यदि कोई बॉडी ऐसे फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है, देखो मैंने थोड़ा सा अलग अलग किया है ना, तो इस समय जो बॉयंट फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगने वाला है, तो जो एफ बी आएगा वो आएगा रो 1 v1 g प्लस का रो 2 v2 g। ठीक है, ये है यहां का वॉल्यूम v1 है और यहां का वॉल्यूम v2 है, तो रो 1 v1 g प्लस का रो 2 v2 g। ये सीधे सवाल है, बॉयंट फोर्स के लिए पूछे जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं पानी के जैसे तेल और पानी मिक्स कर दिया जाए तो ऊपर कौन आ जाता है? तेल ऊपर आ जाता है। क्यों? बिकॉज तेल की डेंसिटी कम है ना, तेल की डेंसिटी कम है ना, ऐसा होता है। एक सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो आपका ऊपर रहने वाला है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बोलो यस और नो। तो आपने बोला ठीक है सर जी, मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे इन सबको, यदि ये तो मैंने नॉर्मल सिचुएशन में बात करी, ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि इसमें बॉयंट फोर्स निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो बॉयंट फोर्स है वो निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बेसिकली जो बॉयंट फोर्स होता है इसका ये जो होता है ना वो आपका इसके बराबर भी आता है, क्या बोलते हैं, वेट लॉस के बराबर भी आपके पास में निकल के आता है। मतलब वेट ऑफ द बॉडी जो डिक्रीज हो जाता है, वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज होता आता है, वो वाला फोर्स के ही बराबर आता है। क्लियर? श्योर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इक्विलिब्रियम की बात करनी थी, तो इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है? इसी से रिलेटेड है बेटा, ये इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो अब इसी से रिलेटेड होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि अब आप बॉयंट फोर्स सीख चुके हो। देखो आज के लेक्चर में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो थियोरेटिकल है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, वो किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। यस, ओके। चलो सबमर्ज्ड बॉडी के इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं। यहां पर हमारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास में एक बॉडी है और भैया ये यहां पर आपकी क्या हो रही है? सबमर्ज्ड हो रखी है, ठीक है, ये अंदर में तैर रही है, डूबी नहीं है पूरी तरह से। तो यहां पर दो चीजें आती है, एक तो आता है सेंटर ऑफ बॉयंसी जहां से बॉयंट फोर्स पास होता है, और एक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं लिख रहा हूं जी का मतलब है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बी का मतलब है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान के चलो कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली नीचे होता है, तो ये आपका जी पॉइंट हो गया और ये आपका डब्ल्यू लग गया, और जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो यहां पर बना दिया मैंने, और ये आपका बॉयंट फोर्स लग गया एफ बी। तो भैया ये दोनों क्या है ना, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं जनरली जब आपकी बॉडी फ्लोट कर रही होती है, किसी लिक्विड के अंदर में सबमर्ज पड़ी है। अब जब ये दोनों एक ही लाइन में होती है तो हम लोग कहते हैं इसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहते हैं। और ये कहां होगी ये हमें नहीं मालूम लिक्विड के अंदर, हो सकता है इस सरफेस के लेवल पे हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हम लोग मान चलते हैं कि मान लो क्या लेवल टू लेवल मैच करा दिया हमने, लेवल टू लेवल मैच करा दिया, और लो भैया इसको हटा लो, ठीक है, लेवल टू लेवल मैच करा के कर लेते हैं काम।
अब यदि हम क्या करें, मान के चलो इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, ठीक है। इफ बॉडी इज टिल्टेड, इफ बॉडी इज टिल्टेड, बॉडी क्या करी जाए, थोड़ी सी टिल्ट करी जाए, किधर भी टिल्ट कर लो, जैसे इधर टिल्ट कर ली, तो आपके पास में ये बॉडी कुछ ऐसे आएगी क्या, बिल्कुल सही बात है। अब जब ऐसे बॉडी आएगी तो भैया देखो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है और ये यहां पर आपका बॉयंट फोर्स एफ भी लग रहा है बी पर। बोलो यस और नो, यहां पे डब्ल्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, ये दोनों मिलके बॉडी को क्या करने की कोशिश करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, यस और नो। लेकिन बॉडी को टिल्ट करने के पश्चात छोड़ दो, नाउ रिलीज्ड, नाउ रिलीज, और रिलीज करने के पश्चात इफ बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल पोजीशन, रिगेन्स ओरिजिनल पोजीशन, तो बेटा इसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहा जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। लेकिन इफ बॉडी इज रिवर्स्ड, बॉडी क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, मतलब सर नीचे पैर ऊपर हो जाए, बॉडी क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो हम लोग कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा पॉइंट बनता है कि भैया जहां छोड़ा है, इफ रिमेन्स एज इट इज, जहां छोड़ा है वैसी ही बनी रहे एज इट इज, तो उसे कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये सब कॉन्सेप्ट आपके वर्क एनर्जी पावर में भी आ चुके हैं, ठीक है। बॉल ऊपर रखी थी, छोड़ दो या लौट के यदि वापस आ जाए वैसे करते हुए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, छोड़ दो नीचे चली जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसी लेवल पे बनी रहे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे भी वही हो रहा है, यहां पर भी वही हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यदि ऐसे घुमा के छोड़ दोगे और वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, उल्टी हो जाए अनस्टेबल, और जहां छोड़ा है, जैसी अवस्था में छोड़ा है वैसी अवस्था में यदि बनी रहे तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बस इतनी सी ही चीजें यहां पर आपके पास में क्या है, काम की हैं। क्लियर है, यस और नो। अब क्या होता है, मान के चलो यदि हमारे पास में फ्लूइड जो है, एक्सेलरेटिंग वाले फ्लूइड, मतलब हमारे पास में हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर में हम लोगों ने एक इसको रखा, किसको, लिक्विड को भरा, और उस पूरे कंटेनर को हमने ए एक्सेलरेशन दे दिया, तो व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुना, हम लोग यहां पर सीख रहे हैं प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस फॉर एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स, एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स, एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स। ओके सर, मतलब समझ में नहीं आया पॉइंट। देखो एक सिंपल सी बात करता हूं मैं, जैसे मान के चलो हमारे पास में ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने बोला ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो मैंने रो मान ली, इसकी जो डेंसिटी है वो मैंने कितनी मान ली, रो मान ली, और मैंने बोला कि भैया ये जो कंटेनर है एट रेस्ट पर है, मैं बोला ठीक है। अब इसके अंदर में कोई एक बॉडी यदि मैंने डाली, लेट से ये मैंने बॉडी डाली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और मैंने माना यहां पे प्रेशर है P1 और यहां पर प्रेशर है P2। तो एक बात बताओ, क्या P2 माइनस P1 आप कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, रो जी और H, यदि H इसकी हाइट है। बोलो ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, जरा थोड़ी देर सोचिए और मुझे बताइए, क्या P2 माइनस P1 को आप रो जी H लिखोगे, यस और नो। तो आपने बोला सर बात तो थोड़ी थोड़ी सी सही लग रही है, बात तो थोड़ी थोड़ी सी सही लग रही है। बेसिकली इसको आपने कैलकुलेट कैसे किया होगा, जरा क्या ये आप चीज बता सकते हो मुझे या नहीं बता सकते, बताओ, हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस। सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट लगा लिया कि भैया एच डेप्थ पे जो प्रेशर है उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर लिया। भाई हम लोगों ने मान लिया सर जी ये वाली हाइट H1 है और ये वाली हाइट H2 है, तो हमने बोला सर जी P1 बराबर PA प्लस का रो जी H1 और P2 बराबर PA प्लस का
रो जी H2, तो सर जी P2 माइनस का P1 बराबर PA प्लस का रो जी H2 माइनस PA प्लस का रो जी H1। और यहां से यदि मैं दोनों का डिफरेंस देखता हूं सर जी, तो सर जी P2 माइनस P1 बराबर PA, PA कैंसल, रो जी H2 माइनस H1 आ जाएगा, तो जिसे मैं रो जी H लिख सकता हूं। बोलो क्या सबके मन में यही कॉन्सेप्ट आया था या कुछ और आया था? सोचिए और मुझे इसको यहां पर बताइए। यही आया था। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं परिवर्तित। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। और परिवर्तित करने के पश्चात हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, ये नाउ दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पर वही सिचुएशन के बारे में आप सोचिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसकी जो हाइट है वो h है। जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो ले लीजिए। यहां पर प्रेशर P1, यहां पर प्रेशर P2 है। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, ये आपको बताना है। बोलो। इसका मास जो है वो m मान लीजिए, इसका जो मास है वो कितना मान लीजिए, m मान लीजिए। बॉडी का मास गिवन है आपको m। ओके, सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डील विद इट, कैसे आप इसको डील करने वाले हैं? तो सर जी इसमें क्या है, देखो एक फोर्स लगेगा यहां पर P1 इंटू ए, यहां लगेगा P2A, बोलो यस और नो। और एक लगेगा सर जी आपका mg, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किया था, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है ना। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, एफ नेट बराबर ma, एफ नेट बराबर ma। सो जब आप एफ नेट बराबर ma लगा रहे होगे तो अब क्या होगा कि भैया इस पे यदि आप देखते हो यहां पर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड। ध्यान रखना कंटेनर मतलब यहां पर क्लियर मेंशन है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड मतलब इस लिक्विड का ऊपर की तरफ में एक एक्सेलरेशन ए गिवन है। तो अब क्या करूं, तो एफ नेट बराबर एम। तो ये देखो इसमें ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा P2A, बराबर है, जो इसे ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। और अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, P1A प्लस का mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू ma, यस और नो। बोलो P2A माइनस का P1A प्लस का mg बराबर ma, यस ओके। सो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे, ये आएगा आपका P2A बराबर ma प्लस mg प्लस का P1A, आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला सही बात है, मैं इतना क्यों कर रहा हूं यार, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, P2 माइनस का P1 बराबर a से डिवाइड किया होगा तो m को कॉमन निकाल लो अपॉन a, और a प्लस का g। P2 माइनस P1 बराबर, देखो जरा, m अपॉन a और a प्लस का g, मतलब ठीक है। लेकिन अभी हमें है ना वो ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। वो कौन सी सर जी, कि जैसे हम लोग रो जी एच के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आई। मतलब फिर कैसे करें, तो m इज द मास, m इज व्हाट, मास। तो बस आप लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर यदि m इज द मास, तो ये जो मास है यदि ये सबमर्ज हो रही है तो ये उतना ही मास इसने क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी वो लिक्विड की डेंसिटी से हम लोग मैच कर रहे हुए लिखेंगे। तो ये लिखेंगे रो, और वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा a इंटू एच, a प्लस का g होल डिवाइडेड बाई h, सॉरी a। So it implies you will get P2 माइनस का P1 बराबर रो a प्लस का g इंटू h।
ये कब है? जब आपका लिक्विड जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। क्लियर? ओके। अब इन सवालों में क्या होता है ना, कई बार बॉयंट फोर्स पूछ लेते हैं, तो बॉयंट फोर्स कैसे निकाल जाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा। बॉयंट फोर्स क्या है? इस सवाल के लिए आपको बॉयंट फोर्स निकालना है, तो आप बोलोगे सर जी बॉयंट फोर्स बराबर रो वी जी, लेकिन यहां पर बस यही दिक्कत है कि रो वी जी आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा? एफ बी बराबर रो वी तो रहेगा, लेकिन जी की जगह कितना आ जाएगा? ए प्लस का जी। क्यों ऐसा हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा इसमें लिक्विड का भी एक एक्सेलरेशन दे रखा है, लिक्विड का भी एक एक्सेलरेशन दे रखा है। यदि वो नहीं दिया होता तो हमें कोई परेशानी यहां पर नहीं होती थी। ये छोटी छोटी सी चीज हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर? श्योर? अब मान के चलो हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है कि वो जो कंटेनर था ना, बिल्कुल वैसी सिचुएशन, ठीक है। एक वो जो कंटेनर था उसके अंदर में एक लिक्विड था। मान के चलो इसको एक ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ दे दिया जाए, इफ इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए, तो अब बताओ क्या होगा? क्या आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं इसको, क्या हो सकता है इसके बारे में? इसमें होगा ये कि आप देखिए क्या होगा, जब ये कंटेनर आगे जा रहा है तो इस पे शूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे। मतलब ये जो लिक्विड है ना, ये कुछ इस वाली शेप को गेन कर लेता है। इस वाली शेप को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। मतलब लिक्विड जो है ना वो आपका कुछ ऐसा यहां तक बढ़ाता है और यहां से खाली हो जाता है। ये है सिचुएशन जब आप इस कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से ऊपर दोगे। तो सवाल ये पूछा जाता है व्हाट विल बी दिस थीटा, ये थीटा कितना आएगा ये आपको बताना होता है। क्या आप इसको बता सकते हो क्या या नहीं बता सकते? सोचो और जरा मुझे बताओ। मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं चाहूं तो, अदरवाइज आप इसे कॉन्सेप्चुअली भी लगा सकते हैं और हम लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन चीजों को थोड़ा सा इजी वे में इसको समझने की कोशिश करें। तो इजी वे में यदि समझना है तो हमने क्या मान लिया? देखो, हम लोगों ने मान लिया यहां पर वही एक कंटेनर जैसा शेप बना लेते हैं। कंटेनर जैसा शेप मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। अब यहां पर लिक्विड इस कंटेनर के बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन ओवरऑल लिक्विड में क्या है? एक प्रेशर डिफरेंस है। मतलब यदि मैं यहां पर प्रेशर P1 मानूं, यहां पर प्रेशर P2 मानूं, तो यहां पर एक फोर्स आएगा F1 और यहां पर एक फोर्स आएगा F2। आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला सही बात है, F1 और F2 तो आ जाएंगे। F1 और F2 में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दिस फोर्स, ये जो फोर्सेस का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? शूडो फोर्स के बराबर। किसके बराबर होगा? शूडो फोर्स के बराबर। तो किधर आएगा? F1। और यहां पर अब एरिया की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो एरिया की प्रॉब्लम को कैसे डील करूंगा मैं? ये फोर्स इधर आ गया, सही है, प्रेशर है, तो एरिया इसका लेना पड़ेगा। ये वाली हाइट भी तो काम में आएगी। ठीक है, अभी हम लोग मान के चलते हैं भैया कि देखो जितना ये एरिया है वो दोनों का सेम है, ए मान लेते हैं। सो कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, क्या आप इस बारे में सोच पा रहे हो? थोड़ा सा सोचो। ऐसा कोई हाई फंडू चीज भी नहीं है। वैसे मैं बता दूं, रिजल्ट काम की चीज होती है, और रिजल्ट क्या आएगा? टेन थीटा बराबर ए बाई जी आएगा। रिजल्ट काम की चीज है और वो रिजल्ट कितना आएगा? टेन थीटा बराबर का ए बाई जी। सो इस टेन थीटा की तरफ ही हम लोगों को बढ़ना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार जो F1 माइनस का F2 है वो आपका आएगा M इंटू ए। M इंटू ए, यस और नो? बोलो, F1 माइनस F2 तो आपका M इंटू ए ही आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि F1 को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे हम लोग पहले लिखते थे वैसे लिख देते थोड़ी देर के लिए कि भैया P1A माइनस का P2A बराबर MA। अच्छा चलो ठीक है, लिख दिया। अब क्या करें? ए कहां से लाएं सर जी? ए कहां से लाएं? तो भैया ए से पहले तो आप प्रेशर निकालो। ए पॉइंट पे P1 कितना आएगा और P2 कितना आएगा? ओ, ये तो सर जी थोड़ी सी परेशानी वाली बात यहां पर निकल के आ रही है ना। प्रेशर यदि मैं देखूं तो रोजी एच तो मुझे मालूम है, रोजी एच तो मुझे
मालूम है, लेकिन रो जी एच यहां पर लगा कैसे दूं? कुछ चीजें आ रही है कि नहीं आ रही? कॉम्प्लिकेशन जैसी सिचुएशन दिख रही है कि रो जी एच यदि मैं लगाता हूं, देखो मेरे को मालूम है यदि मैं इस पॉइंट पर प्रेशर की बात कर रहा हूं तो प्रेशर बराबर आ जाएगा रो जी एच, और एच इज द हाइट। लेकिन यहां पर परेशानी क्या हो रही है ना कि एच वगैरह तो है ही नहीं हमारे पास में, एच है क्या? नहीं है। तो अब क्या करें? तो हमने मान लिया लेट्स से इस सिलेंडर का जो इस सिलेंड्रिकल शेप जो हम लोग हमेशा से लेते आए हैं उसका ये है आपका लेंथ एल, ठीक है, ये है लेंथ एल। और यहां पर हम एक और चीजों को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि देखो इस पॉइंट इस साइड में जो हाइट आ रही है, देखो उसका काम मैं बताता हूं क्या आएगा। लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको ही कंसीडर कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया भैया ये वाली जो हाइट है ना यहां से लेकर के यहां तक ये आ रही है h1, और ये वाली जो हाइट है मेरी पूरी जो आ रही है वो आ रही है h2, ठीक है, कोई दिक्कत? h1 और h2 मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे रो जी h1 ए माइनस रो जी h2 ए बराबर m इंटू ए। कुछ कटने पिटने लायक डेटा दिखा क्या? अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है सर जी, रो जी एच वन ए माइनस रो जी एच टू ए। अब यहां पर देखो बहुत ही काम की चीज आ रही है, वो क्या आ रही है? रो जी ए कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा h1 माइनस का h2 बराबर m इंटू ए। यस और नो? मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, तो यहां पर एक आपको ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा जिसमें ये एंगल है थीटा, और ये जो हाइट आ रही है वो आ रही है h1 माइनस h2, और ये जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है l। आ रहा है क्या? मैं बोला ठीक है। अब इसका मुझे एक फायदा मिल गया, देखो क्या फायदा मिला आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यदि मैं यहां लिख देता हूं टेन थीटा, तो टेन थीटा आएगा h1 माइनस का h2 अपॉन l। आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला सही बात है। और यदि इसको लिख पाए हैं आप लोग तो देखिए यहां से मैं कह सकता हूं h1 माइनस h2 है, इसे मैं l इंटू टेन थीटा लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब इसको बस यहां पर यूज कर दीजिए। कैसे करता हूं? देखो ये आएगा रो जी ए इन एल इंटू टेन थीटा बराबर एम इंटू ए। आ गया? अब देखो अब हो गया डेरिवेशन, अब कुछ नहीं बचा। कैसे? ए इंटू एल क्या है? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल क्या है? ये वाली लेंथ। इसका मतलब ये क्या बन गया? वॉल्यूम। यस और नो? तो वॉल्यूम बन गया, तो ये आ गया रो इंटू जी इंटू वी इंटू टेन थीटा बराबर एम इंटू ए। अब देखो मास इंटू सॉरी रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है क्या वो मास के बराबर होगा? तो बेटा इस एम से ये कट जाएगा, तो यहां पर आपको जो टेन थीटा मिलेगा वो मिलेगा ए बाई जी। वैसे मैं आपको बता दूं ये रिजल्ट आपको याद रखना है रादर देन डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन वैसे भी आपको सिलेबस का तो पार्ट है ही नहीं, सिलेबस में तो आपको ये डेरिवेशन दिया ही नहीं है। मतलब आप एनसीईआरटी उठा के देखो तो उसमें ये डेरिवेशन नहीं है, लेकिन सवाल कभी कभी बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो भैया ये जो इंक्लाइन शेप बनती है उसका जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से वो होता है ए बाई जी। टेन थीटा बराबर ए बाई जी। डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट सवाल यदि पूछते हैं तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। यस और नो? अब इसमें यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं मैं, देखो ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा है कि यदि आपके पास में ऐसी शेप हो, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मान के चलो यदि ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे टेढ़ा जाए तो क्या होगा? तब जो आपका शेप बनेगा और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनेगा, चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो, तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा इश्यू आएगा, और वो इश्यू को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वो कैसे? कि भैया यहां पर इन चीजों को देखना पड़ेगा। यहां पर इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? अब देखो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ना, कई बार जैसे पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, पहले वाले सवाल में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन था, तो वो जो एंगल बन गया हमारा, इसको ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है। इसको बड़ा बनाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। एक सेकंड रुक जाओ, बड़ा बना लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर में ये लिक्विड का लेवल है, ठीक है। अब मान के चलो ये जो है कंटेनर, उसको ए एंगल ए एक्सेलरेशन ऐसे दिया है, तो यहां पर जो लिक्विड की जो लेवल बनेगी वो लिक्विड की लेवल कुछ ऐसे बन गई। यदि ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा? सोचिए और बोलिए।
तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। मुझे थीटा नहीं मालूम है अभी, ये वाला एंगल कितने पे दिया है ये अननोन है। मैं बस क्या बोल रहा हूं कि भैया ए एक्सेलरेशन है जो कि हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है, तो मैंने टेढ़ा दे दिया। तो उस सिचुएशन में जो टेन थीटा आएगा वो आएगा आपका ax अपॉन जी प्लस का ay। ये कहां से आया, तो ये कॉम्बिनेशन से आया। हॉरिजॉन्टल अलग से सीखा था, वर्टिकल अलग से सीखा था, दोनों को कंबाइन कर दिया। हॉरिजॉन्टल अलग से सीखा, वर्टिकल अलग से सीखा, तो जी प्लस का ए वाई। टेन थीटा बराबर ax अपॉन जी प्लस का ए वाई, जी प्लस का ए वाई। क्लियर, याद रहेगा। ax हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट। यदि एग्जामिनर सवाल पूछता है तो डायरेक्टली पूछेगा, और डायरेक्टली पूछेगा तो आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें एक और फेमस सा सवाल पूछा जाता है, वो सवाल का मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, इस बार डायरेक्टली रिजल्ट करवा रहा हूं। हमारे पास में मान के चलो ये एक ऐसा ट्यूब है, ऐसा क्या है, एक ट्यूब है, और इसके अंदर में हम लोगों ने एक लिक्विड भर दिया है। ठीक है, लिक्विड क्या कर दिया है, भर दिया है, और इसको भैया हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। तो क्या होगा कि किसी एक आर्म में क्या होगा, जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर हो जाएगा, और एक आर्म में लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा, और ये जो हाइट है वो h ऊपर चली जाएगी। देखो इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे, मतलब जैसे आपके पास में हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसमें लिक्विड भरा, उसको घुमा तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है कि नहीं करती, करती है। अब इसमें क्या होता है कि एक साइड ऐसी मिलेगी जहां पर इसको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान के चलो कि हमारे पास में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका इस एंड से डिस्टेंस x1 है, और इस एंड से जो डिस्टेंस है वो x2 है। ठीक है, हालांकि देखो मुझे इसको सेंट्रलाइज करना चाहिए, लेकिन कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जनरली वो डेटा क्या देता है, बिल्कुल वैसा ही देता है। मतलब कि भैया इस सिरे से और इस सिरे से, अब सिरे से देगा तो मान लो इसको, मान लो भैया थोड़ा देर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका x1 ही है और ये आपका x2 है, क्योंकि ये जो ट्यूब ली जाती है वो थोड़ी सी पतली ली जाती है, तो इसमें x1 और x2 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सवाल पूछा जाता है ये जो h आएगा वो कितना आएगा, सवाल पूछा जाता है ये जो h आएगा वो कितना आएगा, तो इसका आंसर आता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, और बेटा x1 स्क्वायर माइनस का x2 का स्क्वायर। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बस रिजल्ट निकालना है, और वो प्लस में निकालना है, क्योंकि एक साइड ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। रिजल्ट याद रखने वाला सवाल है, डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे। क्या बोल रहा हूं, h बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सवाल है, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डेटा है, यदि आप लोग याद रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और याद नहीं रख पा रहे हैं तो बेटा यहां पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। सो अब यहां से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास में ये जो चीजें आती हैं वो आती हैं रिगार्डिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो, और फ्लो से रिगार्डिंग हमारे को यहां पर चीजें डिस्कस करनी है। क्लियर है। हालांकि देखा जाए तो अभी हमारा 1 घंटे से ऊपर का ड्यूरेशन तो हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम, कि रहने दूं सर, फिर अगले लेक्चर के लिए कुछ तो चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, टाइम ड्यूरेशन तो वैसे हो गई है खत्म, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर ऑलरेडी निकल चुका है, क्या करूं। देखो मुझे जो टॉपिक पढ़ाने हैं वो है आपका, यदि एनसीईआरटी देखो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, फिर बर्नौली प्रिंसिपल है, टॉर्सेलिस लॉ है, और ये सारी चीजें हैं, वेंचुरी मीटर और वो सब चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं मैं अभी ऑलमोस्ट, बीच बीच में टॉपिक में अलग से अपने डाल देता हूं, बाकी तो एनसीईआरटी देखो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो पे, अब मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ाऊंगा। ओके, सो फ्लो के बारे में हम लोग क्या करते हैं, वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है नहीं हम लोगों को फ्लो के बारे में भी समझना है तो, बट फिर भी एक काम करते, रुको आज के लेक्चर को यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं, अगले लेक्चर में फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी कवर करनी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ों को कवर करना है। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग मुलाकात करेंगे फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए